नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 31 अक्टूबर और आज की जो इंपॉर्टेंट खबर होगी हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? किसी भी देश की जनता की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है, और ये कथन है शहीद भगत सिंह जी का। अब देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन से ए गृह मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पंचायती राज मंत्रालय। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की। न्यूज है, इंडिया गेट्स अ वेवियर ऑन यूएस सैंक्शन अगेंस्ट ईरान पोर्ट। यानी कि भारत को चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट मिल गई है, और ये प्रतिबंध जो है वो 29 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। अब एक बार इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत कम से कम 2005 से ईरान की चाबहार बंदरगाह से जुड़ा है, और दोनों पक्षों ने 2015 में भारत और ईरान ने शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संयुक्त विकास पर MOU पर हस्ताक्षर भी किए थे, क्योंकि इसका उद्देश्य चाबहार को क्षेत्रीय वाणिज्य केंद्र के रूप में विकसित करना और अमेरिकी समर्थित इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान की विकास आवश्यकताओं में मदद करना था। हालांकि पश्चिमी प्रतिबंधों ने परियोजना की प्रगति को काफी प्रभावित भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार चाबहार जो पोर्ट है उसके लोकेशन को समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान का है, और ये आपका ओमान की खाड़ी में स्थित है और देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह भी है। और इसी के साथ ये सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार शहर में स्थित है। और ये जो आपका चाबहार है इसमें आपके 2 बंदरगाह हैं। पहला है आपका शाहिद कलंतरी, ठीक है, ये आपका पहला है, और दूसरा है आपका शाहिद बेहिश्ती। तो ये आपके 2 बंदरगाह हैं चाबहार में। और ये जो बंदरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से व्यापार को आसान बनाता है, जिससे परिवहन लागत और समय में कमी आती है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जो शहीद बेहिश्ती टर्मिनल पर पोत आयात में 43% और कंटेनर आयात में कुल 34% की वृद्धि की सूचना दी गई थी। तो इस लिहाज से ये पोर्ट या बंदरगाह काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडिया एक्सपेक्टेड टू एड 6 गीगावाट ऑफ न्यू वाइंड एनर्जी कैपेसिटी। जोशी, यानी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक कुल 6 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जुड़ने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल के 4 गीगावाट से बढ़कर अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि होगी। और ये जो पूरी बातचीत है वो चेन्नई में विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन के 7वें संस्करण में कहा गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3 गीगावाट से अधिक की क्षमता पहले ही जोड़ी जा चुकी है। अब अगर 2023 के लक्ष्य की बात करें, तो भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की लक्ष्य की ओर है, जिसमें कि पवन ऊर्जा का योगदान सबसे ज्यादा होगा, 100 गीगावाट या उससे अधिक। वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 54 गीगावाट स्थापित पवन ऊर्जा और 30 गीगावाट जो है वो निर्माणाधीन परियोजनाओं से है। और ये जो है 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत जो है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते और इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इसमें प्रमुख योगदान करने वाले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य जो है इसमें प्रमुख योगदान करते हैं, जिसमें कि भारत की कुल 54 गीगावाट पवन क्षमता का लगभग 50% योगदान होता है। वहीं भारत के पवन ऊर्जा उद्योग में पहले से ही 70% स्थानीय सामग्री है, जो कि मजबूत घरेलू क्षमता को दर्शाता है। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर पवन ऊर्जा मिशन से घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसका लक्ष्य 2030 तक 85% स्थानीयकरण करना है, यानी कि 85% तक इसे बढ़ाना है। और इसी के साथ पवन उपकरणों पर जो है GST जो है 12% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे कि टरबाइन की लागत में प्रति मेगावाट जो है वो 25 लाख रुपए से अधिक की कमी आएगी। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का एक अध्ययन है, जिसके अनुसार पूरे भारत में 150 मीटर ऊंचाई वाले हब पर 1164 गीगावाट की क्षमता है। और सरकार ने अपतटीय परियोजनाओं के लिए योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य पहले चरण में 1 गीगावाट
हासिल करना है, जिसमें कि गुजरात और तमिलनाडु से 500 गीगावाट शामिल होंगे। और आपको बता दें कि भारत की कुल स्थापित क्षमता जो है वो लगभग 500 गीगावाट के करीब है, जिसमें कि गैर जीवाश्म स्रोतों का योगदान जो है वो 257 गीगावाट से अधिक है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है जस्टिस सूर्यकांत टू टेक ओवर एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 24। यानी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कब से? 24 नवंबर 2025 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और इसकी घोषणा कैसे हुई ये भी हम देख लेते हैं। तो केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने नियुक्ति अधिसूचना जारी की, जिसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेदों के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। और आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है वो न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लेंगे, जो कि 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब एक बार इनके व्यक्तिगत जीवन को भी जान लेते हैं। तो इनके जन्म की बात करें तो 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में इनका जन्म हुआ था। LLB जो है इन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से की थी 1984 में, और 2011 में इन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLM किया। अब प्रारंभिक करियर की बात करें तो हिसार जिला न्यायालय और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में इन्होंने प्रैक्टिस की, और जुलाई 2000 में हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने, और इस वक्त उनकी उम्र जो है वो 38 वर्ष थी। और मार्च 2001 में ये वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित हुए। अब एक बार इनके न्यायिक पद की भी बात कर लेते हैं। तो जनवरी 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, और मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में ये पदोन्नत हुए। अब इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं उनको भी जान लेते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 370 से भी जुड़े थे, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करता है। और इसी के साथ ये चुनावी बॉन्ड योजना को भी असंवैधानिक घोषित करने वाली पीठ से भी जुड़े थे। और साथ ही साथ इन्होंने लंबित सभी राजद्रोह के मामले को स्थगित कर दिया था, जिसमें कि धारा 124A पर जब तक पुनर्विचार नहीं हुआ तब तक सभी राजद्रोह के मामले स्थगित थे। और ये डिजिटल धोखाधड़ी से भी जुड़े थे, जिसमें कि उन्होंने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों पर नोटिस जारी किया था, और जितने भी FIR दर्ज हुए थे उन सभी का विवरण मांगा था। और एक काफ़ी फेमस मामला रहा है, यूट्यूब मामला था, जिसमें कि रणवीर अहलावालिया को लेकर गया था, और उस केस में इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान किया था। अब एक बार संवैधानिक प्रावधान भी देख लेते हैं। तो हालांकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर के संविधान में कोई भी किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 124(2) जो है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे उन्हें ही CJI नियुक्त किया जाएगा। हालांकि ये जो वरिष्ठता है वो जो है कि उम्र के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि जिस हिसाब से उनकी ज्वाइनिंग होती है उस हिसाब से वरिष्ठता देखी जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान CJI हैं वही अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है साइप्रस रेडी टू बी पार्ट ऑफ IMEC। फॉरेन मिनिस्टर कोम्बस यानी कि विदेश मंत्री कोम्बस ने कहा कि साइप्रस जो है IMEC यानी कि भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे में भागीदारी की इसने इच्छा जताई है। यानी कि साइप्रस जो है वो IMEC परियोजना में भाग लेना चाहता है, और उसने ये भी तर्क दिया कि साइप्रस भारत संबंध जो है वो किसी तीसरे देश के लिए लक्षित नहीं है, और यह अपने स्वयं की योग्यता पर आधारित है। अब साइप्रस की रणनीतिक स्थिति देख लेते हैं। तो यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के संगम स्थल पर स्थित देश है, और ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। व्यापार अनुकूल नीति और आधुनिक बुनियादी ढांचा और मजबूत शिपिंग सेक्टर साइप्रस की प्रमुख ताकत है। अब एक बार इसकी यात्रा का महत्व भी देख लेते हैं। तो 14 वर्षों के बाद किसी साइप्रस के विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है, और ये यात्रा जो है ऐसे समय पर हुई है जब भारत तुर्की संबंध जो है काफ़ी तनावपूर्ण है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में विवाद जारी रखा है, और ये तनावपूर्ण संबंध जो वो तुर्की गणतंत्र दिवस जो कि 29 अक्टूबर था उसके अवसर पर दूतावास में आयोजित की गई थी, जहां पर भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। हालांकि दोनों पक्षों ने भारत साइप्रस संयुक्त कार्य योजना 2025 से 29 की समीक्षा भी की, और साथ ही साथ साइप्रस के साथ बहुपक्षीय मंच पर सहयोग और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि साइप्रस जो है वो 1 जनवरी 2026 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है
कि आज यानी हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे को सुदृढ़ करना। और आपको बता दें कि 2014 से इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब एक बार सरदार पटेल के योगदान को भी समझ लेते हैं। तो 1947 के बाद से इन्होंने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को भारत में सम्मिलित किया। और आपको बता दें कि देश भर में इस दिन स्कूल, नागरिक संगठन और नागरिक राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। और वहीं इसी के साथ इस वर्ष जो है वो इनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस अवसर पर जो है वो कई कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है वो एकता नगर में भव्य समारोह हो रहा है। 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल की राष्ट्र निर्माण विरासत का प्रतीक है। और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक परेड होगा, 900 से अधिक कलाकारों का प्रदर्शन होगा, राज्यों की झांकियां निकलेगी। और आपको बता दें कि ये भारत की विविधता में एकता की भावना का उत्सव है। वहीं इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल भी जुड़ा है, जिसका उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक आदान प्रदान से जोड़ना है। और साथ ही साथ देखो अपना देश और अतुल्य भारत अभियान भी है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी भूमि की विविधता से जोड़ना है। वहीं 2024 तक घरेलू पर्यटन में कुल 294 करोड़ यात्रियों से अधिक यात्री आए थे। और देखें तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य भारत के भाग्य का साधन और लक्ष्य, और इस लिहाज से ये दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 125 या डी अनुच्छेद 126। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।